हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, और ये नई टॉपिक है गांधी आंदोलन का। जी हाँ, इसके पहले हमने गांधी जी के आंदोलनों को एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है, जिससे कि आपको गांधी जी के सारे आंदोलन उस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछते हैं, और साथ में ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्रवाद की जब आप बात करते हैं, भारत के राष्ट्रवाद के बारे में आप लिखते हैं, तो आपको उसमें गांधी जी के आंदोलन के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिससे आप जो है उसे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आंदोलन हमने ट्रिक बनाया था, अगर उस ट्रिक को आपने नहीं देखा है तो एक बार पीछे की वीडियो में जाकर आप उस ट्रिक को पहले देखें, उसके बाद आप इस चैप्टर को यानी कि इस लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में गांधी जी के आंदोलन में ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो उनकी क्रम को पूछ देता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों का क्रम क्या है, इसे क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आगे पीछे करके दे देगा, आप उसको क्रम से व्यवस्थित करेंगे। कभी कभी गांधी जी के आंदोलन को एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में गांधी जी के आंदोलनों का जो सन होता है, जो ईयर होता है, वो दे देता है और आपको उससे मैच कराना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रिक मतलब कि इस ट्रिक में आपको आसान हो जाएगा उसके डेट और टाइमिंग को याद करना भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चे की फरमाइश है, उस फरमाइश को पूरा करते हुए फिर मैं क्लास को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। ये बार बार क्या ब्लरिंग हो जाता है यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यार कैमरा पे गाली नहीं दे सकते, नहीं तो टेक्नोलॉजी वालों को गालियाँ दे देते हैं। चलिए आइए फरमाइश पर। जब घर में ही हो दुश्मन तो बंदा महफूज नहीं हो सकता। जब घर में ही हो दुश्मन तो बंदा महफूज नहीं हो सकता। पानी दूध के साथ रह ले पर दूध नहीं हो सकता। पानी दूध के साथ रह ले पर दूध नहीं हो सकता। और जो बेवफा महबूब को दूसरी मौका दे दे, और जो बेवफा महबूब को दूसरी मौका दे दे, मेरे नज़र में उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता। मेरे नज़र में उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता। सही बात है कि जो इंसान एक बार अगर आपको धोखा दे दिया है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ली या दोबारा गलती नहीं करेंगे या अब हम सुधर जाएंगे, तो आप उम्मीद मत करिएगा। ठीक है, इंसान को कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बार बार मौका दिए जा सकते हैं, मगर जब बात ज़िंदगी की हो, बात फीलिंग की हो, बात मोहब्बत और प्यार की हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको मौका देना चाहिए सामने वाले को। क्योंकि एक बार अगर वो भटक गई रास्ते से, तो आप उसको दोबारा रास्ते पे ला नहीं सकते, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे उसके पीछे। इसलिए आप मर्डर करने वालों को एक मौका आप ज़रूर दे दीजिएगा, मगर प्यार में धोखा देने वालों को कभी मौका मत दीजिएगा, क्योंकि वो मौका नहीं दे रहे हैं, उसको दोबारा धोखा का मौका दे रहे हैं कि वो दोबारा हमको धोखा दे सके। लड़कों की ज़िंदगी में अगर लड़कियां ना आए ना, तो लड़कों को चांद तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। वो उन ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करना शुरू कर दें, जैसे कि हम सीरियल और किताबों में पढ़ा करते थे ऋषि मुनियों की कहानी, ऋषि मुनियों की स्टोरी, कि क्या वो तपस्या करते थे, किस तरह से तपस्या करते थे। जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाता दर्शन नहीं मिल जाते थे, तब तक वो तपस्या में लगे रहते थे। तो आज के डेट में युवाओं को यही करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है, तो आपको उन्हीं ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन पर चलकर आपको तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपका तपस्या सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो ऋषि मुनियों का 10% भी अगर आपने अपने जीवन में उसको फॉलो कर लिया, तो आपको आईएएस बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। आईएएस बनना तो बहुत छोटी सी बात है, आईएएस टॉपर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले की चीज़ों से आप सीख लीजिए कि पहले के लोगों को कैसे ज्ञान की प्राप्ति, अब क्यों नहीं किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता, जैसे भगवान बुद्ध को हुआ था, मोहम्मद साहब को हुआ था, तमाम सारे जो है कि धरती पर इंसान थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ईश्वर की प्राप्ति हुआ था, क्योंकि उस समय के लोग पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, पूरी त्याग के साथ तपस्या करते थे, तब जाकर उनको जो है ब्रह्म की प्राप्ति होती थी, ईश्वर की प्राप्ति होती थी, ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आज हम थोड़ा देर के लिए भी बैठेंगे, हमारा दिमाग जो है एकाग्र नहीं रहता है, हम इधर उधर की चीज़ें सोचते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं।
थोड़ा सा कहीं से मैसेज कॉल आ गया तो हम उसमें लग जाते हैं, उसकी एक मैसेज या कॉल पे हम अपनी जो है पढ़ाई को छोड़कर निकल जाते हैं। तो ये तपस्या नहीं है, ये टाइम पास है। तपस्या करना है तो बस अगर आप बैठ गए हैं ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको दिखना नहीं चाहिए, आपके पास कौन आया, आपके पास से कौन गुजरा, कोई मतलब नहीं है। हम अगर ठान लिए कि 4 घंटा ये हम जो बैठ रहे हैं, इस 4 घंटा में तूफान भी आ जाएगा ना तो भी मैं भागने वाला, हटने वाला नहीं हूँ। तब जाकर आपको आपकी सफलता मिलेगी, आपका लक्ष्य मिलेगा और बड़ी आसान तरीके से मिलेगा। वो बेवकूफ़ हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया पर हम सक्सेस नहीं हुए। रियलिटी यही है कि वो कभी भी सही दिशा में सही तरीके से मेहनत ही नहीं किया है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, चलिए टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बात हमारा है गांधी जी के आंदोलन की। तो गांधी जी के आंदोलन में हम पहले आंदोलन की बात करेंगे। हाँ, और पहला आंदोलन कौन सा था गांधी जी का? चंपारण। कौन सा आंदोलन था? चंपारण। जी हाँ, आइए चंपारण आंदोलन कब होता है, सबसे पहले उसके डेट के बारे में जान लेते हैं। तो चंपारण जो होता है वो सन 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में। कहाँ से आवाज आ गया भाई? 1917 में। अच्छा, अब ये 1917 में हुआ था। कहाँ पर ये हुआ था? तो चंपारण जो है ये बिहार में हुआ था। चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में हुआ था। तो इस बात को याद रखिएगा कि चंपारण कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इसकी लोकेशन के बारे में भी पूछ देता है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो किस वजह से हुआ था, वो किस वजह से यानी कि क्यों हुआ था? तो ये हुआ था नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती को लेकर हुआ था। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों को नील, हाँ, नील बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रेशराइज कर दिया था, नियम और कानून बना दिया था कि हर भारतीयों को नील की खेती करना अनिवार्य रूप से जरूरी है, कानूनी रूप से जरूरी है। यानी कि अब भारतीय कोई फसल पैदावार करे या ना करे, उसको नील की खेती करना ही करना है। तो चलो ठीक है, अगर अंग्रेजों की तरफ से इस तरह का फरमान है कि उनको नील की खेती करना ही करना है, तो भारतीय क्यों नहीं करना चाहते थे नील की खेती? क्या उनको प्रॉब्लम था भाई? उनको नील का मतलब नील को बेचकर उनसे व्यापार करते, से अपनी रोजी रोटी चलाते, सब कुछ होता। जैसे अन्य फसलों की पैदावार करते रहते वैसे नील की भी खेती कर लेते। तो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे भारतीय? तो नील की खेती भारतीय इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक बार नील की खेती, जिस खेत में यानी जिस खेत में नील की पैदावार की जाती थी, उस खेत में अगले 4 सालों तक किसी भी तरह का कोई भी फसल पैदावार नहीं किया जा सकता था। यानी कि वो अगले 4 साल तक बंजर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ें थी वो काफ़ी गहराई तक चली जाती थी और इतनी गहरी होती थी कि उनकी जुताई या ट्रैक्टर से या कोई भी जो है, जो भी टेक्नोलॉजी उस समय था, उससे करने से उनकी जड़ें बाहर तक नहीं आ पाती थी। ठीक है, तो वो 4 साल का समय लगता था उनकी जड़ों को सड़ने में, गलने में जो है। तो इसलिए कोई भी भारतीय नील की खेती नहीं करना चाहता था और इसी नियम को लेकर अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली बनाया था। यानी कि अपने खेत के 20वें भाग में आपको खेती अनिवार्य रूप से करना ही करना है। ठीक है, तो 3 कठिया प्रणाली 3/20 इस तरह से करके वो बनाए हुए थे। ठीक है, तो भारतीय क्यों नहीं करना चाहते थे? तो भारतीय क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि अगले 4 साल तक भूमि बंजर हो जाती थी। भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। इसे नाम क्या दिया था अंग्रेजों ने? इसको नाम दिया था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 3 कठिया प्रणाली का संबंध किस सत्याग्रह या किस आंदोलन से है, तो आप बताएंगे क्या? चंपारण सत्याग्रह से है, यानी कि गांधी जी के आंदोलन से है, जिसमें कि नील की खेती को लेकर अंग्रेजों ने इस तरह का कानून बनाया था। इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। ठीक है,
तो इसमें इतने ही चीज़ें आपको याद रखना है। आपको इस डेट को याद रखना है, आपको याद रखना है कि किस वजह से हुआ था, आपको याद रखना है कि चंपारण है कहाँ पर, ठीक है, और 3 कठिया प्रणाली क्या है और किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि जो चंपारण हुआ था ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह। अगर ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था, अरे हाँ भारत में, तो इसका मतलब कि गांधी जी ने कहीं और पे भी इसका अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वहीं पर उन्होंने वहाँ के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए वहाँ पे जो भेद की नीति थी, काले और गोरे की नीति थी, उसका उन्होंने विरोध किया। उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। किसके हाथ में? नेल्सन मंडेला। जहाँ ये नेल्सन मंडेला वही जो अफ्रीका का पहला, दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज आपसे पूछी जाएगी, इसको नोट कर दीजिए, आगे बढ़े हैं। ठीक, अच्छा एक और है, कभी कभी ये पूछता है कि गांधी जी पहली बार जेल कब हुआ था या आंदोलन हुआ था। पहली बार गांधी जी को जेल, पहली बार गांधी जी को जेल, पहली बार गांधी जी को जेल इस चंपारण सत्याग्रह के समय में हुआ था, ठीक। तो कितना टाइम हुआ? ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन की तरफ। अब दूसरा जो गांधी जी के आंदोलन की बात आता है वो है अहमदाबाद मिल मजदूर। अब अहमदाबाद मिल मजदूर की अगर हम बात करें, अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो इससे क्या था, तो ध्यान रखिएगा पहली चीज को इसका डेट को याद रखना है। पहला इसका डेट तो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर कब था? 1918 में हुआ था। ये किस वजह से हुआ था? ये के आंदोलन के होने का वजह क्या था? तो इस आंदोलन के होने का जो वजह था, इस आंदोलन के होने का जो वजह था वो था प्लेग बोनस। वो था प्लेग बोनस, यानी कि वो अहमदाबाद मिल मजदूर थे वो जो है प्लेग बोनस को लेकर डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। अब इनकी प्लेग बोनस का डिमांड क्या था? इनकी प्लेग बोनस का डिमांड क्या था? तो इसका भी हम जान ले। तो इसमें देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको 3 फेज देखने को मिलते हैं। इसमें हमको 3 फेज देखने को मिलते हैं। जब इस बात की जानकारी गांधी जी को होता है, जब इस बात की जानकारी को होता है गांधी जी को होता है कि वहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल किए हुए किसके लिए? बोनस के लिए। तब गांधी जी यहाँ पर आते हैं और उन मजदूरों से उनका पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या दिक्कत है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या आपकी मांग क्या है, चाहत क्या है। मिल मजदूरों ने बताया कि हमें जो प्लेग बोनस चाहिए, हमें आप चाहिए प्लेग बोनस चाहिए। प्लेग नामक बीमारी की फैलने की वजह से जो है बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना रहा था। तो अब गांधी जी ने उनसे पूछा कि कितना % आप चाहते हैं कि आपको बोनस मिल जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे। तो मजदूरों ने कहा कि हमें 25 से 30% मिल जाता प्लेग बोनस तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जो है वो प्लेग बोनस कितना देना चाहते थे? वो 20% देना चाहते थे। अंग्रेजों का वो था कि 20% प्लेग बोनस देंगे। मजदूरों का जो डिमांड था वो था कि 30 से 30% जो है बोनस मिलता तो वो संतुष्ट हो जाते। तो गांधी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम 30 नहीं, तुम 30 नहीं, तुम मांग करोगे कितने? 50% बोनस की, कितने? 50% बोनस की। यानी मजदूर का जो मजदूर है उनसे गांधी जी ने कहा कि क्या डिमांड करो? तुम डिमांड करो कि हमको 50% बोनस चाहिए। थोड़ा सा अलग कर कितने %? 50%। अब अंग्रेज कितना % बोनस देना चाहते थे? अंग्रेज जो थे वो देना चाहते थे कितना? 20%। कितना % देना चाहते थे? 20%। अब बारी आती है किसकी? गांधी जी की। बारी आती है गांधी जी की। तो यहीं पर देखते हैं कि क्या हम कुछ नहीं, अब मजदूरों को कह दिया कि 50%। अब मजदूर बोले करे 20% से तो बढ़ी नहीं रहा है, 30 से 30% तो देना ही चाहता है, 50% कहाँ से देगा? का यही लॉजिक है। तुम डिमांड करोगे 50% का, ठीक है, उसके बाद आएंगे और आंदोलन करेंगे तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों को विवश होना पड़ेगा, उनको विवश ये होना पड़ेगा भाई 50% पे अगर गांधी जी धरना पसंद कर शुरू कर तो बड़ा संकट हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ बीच का रास्ता उसमें अपनाएंगे, ठीक है। तो बीच के रास्ते में गांधी जी जब अंग्रेजों ने पूछा कि आपकी डिमांड क्या है, आप कितना चाहते हैं, का जो मजदूरों का डिमांड है कहीं इतना नहीं हो सकता, तो ना तो आप ये दे सकते हैं और ना तो मजदूर ये ले सकते हैं। इसे गांधी जी ने कहा ना मेरी ना तुम्हारी ना इनकी, या ना इनकी ना तुम्हारी, मेरी सुनो 35% बोनस दे दो,
हम धर्म प्रदर्शन हटा देंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने उसके बाद गांधी की बात माना और अंग्रेजों को 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। ठीक, तो ये था अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन था। ठीक है, अच्छा, इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल का आंदोलन था तो अहमदाबाद मिल मजदूर में था। अहमदाबाद मिल मजदूर में ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, इसको नोट करें तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट। इसके बाद गांधी जी का आंदोलन जो है वो है खेड़ा। वो कैसा का है? खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, वो हुआ था 1918 में। ये भी कब हुआ था? 1918 में। ये खेड़ा कहाँ पे है? इस जगह के बारे में पूछ लेता है। तो खेड़ा हमारा कहाँ पे है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? ये गुजरात में। अब खेड़ा आंदोलन इसके लिए हुआ था। खेड़ा आंदोलन इसके हुआ था। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए, गांधी जी के साथ साथ इस आंदोलन में जो है सरदार पटेल, क्या नाम था यार, सही बोल रहे थे, सरदार पटेल और गांधी जी दोनों थे। यानी गांधी जी का साथ दे रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन जो था ये टैक्स को लेकर था। ये किसके था? ये टैक्स यानी कि कर को लेकर था, टैक्स को लेकर था। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने की पीछे बारिश हुआ था, बारिश के पड़ने की वजह से अकाल पड़ गया था, ये फसल बर्बाद हो गई थी। और फसलें बर्बाद होने के बाद भी अंग्रेजों ने टैक्स वसूली करना बंद नहीं किया। ठीक है, टैक्स वसूली करना बंद नहीं किया। तो इसमें इनको चाहिए क्या?